अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। इंटरमीडिएट साल अव्वल ज़बान दुवम उर्दू निसाबी किताब मेयारे अदब के हिस्से गज़ल में जो दूसरी गज़ल शामिल की गई है उसके शायर का नाम खुर्शीद अहमद जामी है। तो आइए आज हम इस गज़ल की तशरीह पढ़ते हैं। सबसे पहले हम गज़ल के शायर खुर्शीद अहमद जामी का तारुफ देखते हैं। ये जामी की तस्वीर है। 1914 में पैदा हुए और 1970 में इनका इंतकाल हुआ। खुर्शीद अहमद जामी का तारुफ देखिए। अब्दुल हमीद खुर्शीद अहमद जामी 1970 यानी 1914 में पैदा हुए, 1970 में इनका इंतकाल हुआ। उर्दू गज़ल के नामवर शायर गुज़रे हैं। 15 मई 1914 को हैदराबाद के एक इल्मी ख़ानदान में पैदा हुए, यानी जामी की पैदाइश हैदराबाद में हुई। वालिद मोहम्मद याकूब उर्दू और फ़ारसी के आलिम थे। इनके वालिद उर्दू और फ़ारसी के आलिम यानी पढ़े लिखे इंसान थे। जामी ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। नाना काजी सिद्दीक़ अहमद फ़हीम से अरबी फ़ारसी और दीनियात की तालीम हासिल की। तो उस ज़माने में जैसे रिवाज था कि बच्चों को इब्तदाई तालीम घर के बड़े लोग देते थे, तो इनके वालिद से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर उनके नाना काजी सिद्दीक़ अहमद फ़हीम से अरबी फ़ारसी और दीनियात की तालीम हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मुंशी फ़ाजिल में कामयाबी हासिल की। तो उस ज़माने में जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी अभी कायम हुई थी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से भी मुंशी और फ़ाजिल जो इम्तिहानात थे, क्लर्क के मसावी जो इम्तिहानात होते हैं, वो उन्होंने कामयाबी हासिल की। कुछ अरसा महकमे आबकारी में बहैसियत इंस्पेक्टर मुलाजिमत की। ये जो शराब के निगरानी जो की जाती है महकमे को, उसको महकमे आबकारी कहते हैं। तो उसमें बहैसियत इंस्पेक्टर मुलाजिमत की, लेकिन जल्द ही मुलाजिमत से मुस्ताफ़ी हो गए और फ़ारसी और उर्दू की तदरीस में मशगूल हो गए। तो मुलाजिमत छोड़ दी उन्होंने और फ़ारसी और उर्दू ज़बान पढ़ाने लगे। जदीद उर्दू गज़ल की तारीख़ में जामी का शुमार सफ़े अव्वल के शायरों में होता है। अभी जदीद उर्दू गज़ल से मुराद क्या है? तो ये जो 20वीं सदी में ख़ास तौर से हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद उर्दू गज़ल के जो मौज़ूआत बदले हैं उन्हें जदीद गज़ल कहते हैं। उससे पहले मीर और गालिब का जो ज़माना था उसे क़दीम गज़ल कहते हैं। तो जदीद गज़ल के ये अहम शायर हैं। उन्होंने हर किस्म की अदबी तहरीक और अदबी रिवायत को कबूल किया। जामी के बारे में ये बात आती है कि उन्होंने हर किस्म की अदबी तहरीक और अदबी रिवायत को कबूल किया। तो शायरों को और उस ज़माने में जो अदब का जो मामला था, कुछ तहरीकात हमारी उर्दू अदब की तारीख़ में मशहूर हैं, जैसे अलीगढ़ तहरीक है और तरक्की पसंद तहरीक है और दीगर तहरीकात भी हैं, इस्लाह ज़बान की तहरीक। तो उन्होंने जो है इन तहरीकों का असर कबूल किया और साबिक़ में जो शायरों की रिवायत चली आ रही हैं उन्हें भी कबूल किया, लेकिन ज़िंदगी को अपनी नज़र से देखा। यानी उन्होंने जो कुछ मुशाहिदात किए उसे फिर उसके तजुर्बात शायरी में पेश की। जो कुछ उन्होंने देखा उसको अपनी शायरी में पेश किया। उन्हें ज़बान पर क़ाबू था, यानी उर्दू ज़बान को जिस अंदाज से पेश किया जाता है वो उन पर महारत हासिल थी और बड़े सादे अंदाज में अच्छी शायरी करते थे। उनके जुमला 10 शेरी मजमुए, 3 जासूसी नावल और अदब अतफ़ाल पर 2 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। जामी बहुत लिखते थे, तो शायरी के 10 मजमुए हैं। उन्होंने जासूसी नावल भी लिखे और बच्चों के अदब पर, अदब अतफ़ाल यानी बच्चों के अदब पर 2 किताबें लिखी। शरारे, रुख़सारे सहर, याद की खुशबू
और बरगे आवारा उनके मशहूर और मकबूल शेरी मजमू हैं। तो जामी के जो शेरी मजमू जो मशहूर हुए उनमें शरारे, रुखसार सहर, याद की खुशबू और बरगे आवारा उनके मशहूर और मकबूल शेरी मजमू हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जामी हैदराबाद के मशहूर गज़ल गो शायर हैं जिन्होंने नसर में भी किताबें लिखी। इदारे अदबियात उर्दू और आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी ने उनकी किताबें शाये की और एजाज़ात दिए। उन्होंने नवाब दीन यार जंग के ज़ेर सरपरस्ती एक रिसाला आहंग भी निकाला। तो हैदराबाद में उन्हें उर्दू अकेडमी की जानिब से एजाज़ दिया गया इदारे अदबियात की जानिब से, और उन्होंने नवाब दीन यार जंग के सरपरस्ती में रिसाला आहंग भी निकाला। जामी को नसर निगारी पर भी अबूर था। उन्होंने जिम कार्बेट, राइडर हेगर्ड, तीरथ रामपुरी के तर्ज तहरीर से मुतासिर होकर कई कहानियाँ और जासूसी नावल लिखे। तो जामी शायर भी थे और एक अच्छे जासूसी नावल लिखने वाले भी थे। तो इनकी कहानियाँ और नावल मकबूल हुए। हलक के कैंसर से मुतासिर हुए और 56 बरस की उम्र में 8 मार्च 1970 को हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि 56 बरस की उम्र में जामी का इंतकाल 8 मार्च 1970 को हैदराबाद में हुआ। जामी की गज़ल। ज़मीं पे चाँद उतरता दिखाई देता है, तेरा ख्याल भी तुझसा दिखाई देता है। तो ये जामी की जो गज़ल है इसका पहला शेर जो मतला कहलाता है, ज़मीं पे चाँद उतरता दिखाई देता है, तेरा ख्याल भी तुझसा दिखाई देता है। आगे के अशार देखिए, जो साथ लेके चला था हज़ार हंगामे, वो शख्स आज अकेला दिखाई देता है। हवा चली तो अंधेरों की आग तेज़ हुई, हवा चली तो अंधेरों की आग तेज़ हुई, हर एक ख्वाब पिघलता दिखाई देता है। बड़े अजीब हैं ये दर्द व गम के रिश्ते भी, बड़े अजीब हैं ये दर्द व गम के रिश्ते भी, कि जिसको देखिए अपना दिखाई देता है। और गज़ल का मक़ता जो आखिरी शेर है, दयारे शौक़ हो या दश्ते बेकरां जामी, कहाँ कहाँ कोई तन्हा दिखाई देता है। तो ये जामी की गज़ल थी। जैसे हम गज़ल के बारे में जानते हैं कि गज़ल में जुदा जुदा अशार में ज़िंदगी की बातें होती हैं, और गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं, और उसके बाद दीगर अशार के दूसरों मिसरों में काफ़िया होते हैं, और आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है और बात ख़त्म करता है उसे मक़ता कहते हैं। तो जामी की इस गज़ल में मतला है कि ज़मीं पे चाँद उतरता दिखाई देता है, तेरा ख्याल भी तुझसा दिखाई देता है। तो इस गज़ल में आप देख रहे हैं कि दिखाई देता है ये रदीफ़ है, और पहले शेर में उतरता में ता और तुझसा में सा, ता और सा जो है ये काफ़िए हैं। उसके बाद अकेला का ला है, पिघलता का ता है, अपना का ना है, तन्हा का ना हा है। ये जो हम वज़न अल्फाज हैं ये काफ़िए हैं, और जामी ने जो आखिरी में अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। 5 अशार की गज़ल है। तो इस गज़ल में जो मुश्किल अल्फाज हैं पहले हम उनके माने देखते हैं। हंगामे, जोश, जज्बे, यानी ज़िंदगी में जो कुछ हंगामे होते हैं तो जोश से होते हैं, जज्बे। अजीब यानी बदला हुआ, नया हा। दयार, जगह, मुकाम, इस दुनिया को दयार भी कहते हैं। शौक़, ख्वाहिश, रग़बत, कुछ करने की जो ख्वाहिश होती है इसे शौक़ है। दयार शौक़, ख्वाहिश की जगह दुनिया, तो कहा जाता है कि ये दुनिया जो है दयार शौक़ है, यहाँ इंसान कुछ ना कुछ करने की ख्वाहिश करता है और इसी की वजह से दुनिया में काम होते रहते हैं। दश्त के माने जंगल है, सहरा है। बेकरा यानी फैला हुआ है। तो ये जो मुश्किल अल्फाज के माने इस गज़ल में इस्तेमाल किए गए हैं। आइए अब हम जो है गज़ल के अशार पढ़ते हैं और उनकी तशरीह देखते हैं।
पहला शेर है जो मतला है, ज़मीं पे चाँद उतरता दिखाई देता है, तेरा ख्याल भी तुझसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर शायर ने चाँद उतरना का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो शायरी के बारे में एक बात याद रखना चाहिए कि लफ्ज़ के वही माने इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि शायर एक लफ्ज़ बोलकर कुछ दूसरे माने लेता है। तो शेर है कि ज़मीन पे चाँद उतरता दिखाई देता है, तेरा ख्याल भी तुझसा दिखाई देता है। आइए इसका मफ़हूम क्या है देखते हैं शेर की तशरीह। तो जैसे तलबा हमारे जो इम्तिहान लिखते हैं तो उनको इम्तिहान में मतन के हवाले से तशरीह कीजिए सवाल दिया जाता है शेर देकर। तो सबसे पहले उनको हवाला देना होता है कि ये शेर किसकी गज़ल का है। तो ये शेर खुर्शीद अहमद जामी की गज़ल से लिया गया है और ये गज़ल का मतला है। तो ये जो बात है इसको हवाला कहते हैं। तशरीह देखिए कि गज़ल के मतले में शायर जामी ने अपने महबूब का हुस्न बयान किया है और उसे चाँद से तशबीह दी है और कहा कि महबूब की याद ऐसी है जैसे ज़मीन पर चाँद उतर आया हो। जैसे कहा गया कि ज़मीन पर चाँद उतरता दिखाई देता। तो शायर अब जिसको चाहता है तो उसका महबूब है, तो वो उसे चाँद से तशबीह दे रहा। तो अक्सर जो है माएँ अपने बच्चों को कहती हैं चाँद सा बेटा है, तो चाँद को खूबसूरती के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो शायर यहाँ पर कह रहा है कि जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उसका तसव्वुर और उसका ख्याल भी खूबसूरत होता है और इंसान अपने महबूब की यादों के सहारे अपने तन्हाई को गुजारता है। ये इश्क की कैफियत होती है कि इंसान किसी को चाहता है और अगर उसे ना भी देखे तो उसके ख्यालात को दिल में बसाकर अपने हाल में मुतमईन रहता है। अगर शायर का महबूब उसका खुदा है तो भी शायर उसकी याद अपने दिल में बसाकर खुश होता है और उसे चाँद जैसा खूबसूरत करार देता है। इस शेर में महबूब के बारे में शायर के हसीन तसव्वुरात को उजागर किया गया। तो बुनियादी तौर पर शायर जो है अपने महबूब को याद कर रहा है और उसे चाँद कहते हुए कह रहा है कि तेरा ख्याल भी तुझसा दिखाई देता है। उसका महबूब जो उसके सामने नहीं है, लेकिन जो उसका तसव्वुर है वो चाँद की तरह खूबसूरत है और वो जो है ख्याल जो है एक मुजस्सम हालत में बनकर शायर के दिलो दिमाग में छा जाता है और शायर जो है मुतमईन हो जाता है, खुश हो जाता है। मरकज़ी ख्याल शायर अपने महबूब की याद दिल में बसाए, उसे चाँद से तशबीह देता है और खुश रहने की कोशिश करता है। तो ये इंसान की एक आदत होती है कि जिसे चाहे उसकी याद दिल में बसाता है और उसी के इंतज़ार में रहता है, उसकी आँखों में उसी का चेहरा घूमता रहता है। दूसरा शेर देखिए, जो साथ लेके चला था हज़ार हंगामे, वो शख्स आज अकेला दिखाई देता है। सीधा साधा जैसे जामी के बारे में कहा गया है कि उनकी ज़बान सादा होती है। तो जो साथ लेके चला था हज़ार हंगामे, यहाँ इशारा है कि घर के उस फ़र्द का जो ज़िंदगी भर मुश्किलात का सामना करता है, अपने घर को चलाता है और जब ज़ईफ़ हो जाता है तो तन्हा हो जाता है। तो जैसे हवाले के बाद जो तशरीह देखिए, तो गज़ल के शेर में शायर जामी ने इस दुनिया की कड़वी हकीकत को बयान किया है कि इंसान अपने ख़ानदान को बसाता है, अपने बीवी बच्चों और माँ बाप की परवरिश करते करते ख़ुद थक जाता है और बिलाकर बूढ़ा और कमज़ोर हो जाता है। उसे अपने बुढ़ापे में मजबूत सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन नए ज़माने की औलाद अपने बूढ़े बाप या माँ को अकेला छोड़ देती है। ये मौजूदा ज़माने की हकीकत है कि एक माँ अपने सभी बच्चों की अच्छी परवरिश करती है, लेकिन उसके सभी बच्चे मिलकर एक माँ को बुढ़ापे में अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं रहते। शायर जामी इस दुनिया की इसी कड़वी हकीकत बयान करते हुए कहते हैं कि अपनी जवानी में दुनिया के हज़ार काम करने वाला शख्स बुढ़ापे में तन्हा हो जाता है और मदद के लिए मुंतज़िर रहता है। तो इस शेर में यही बात है कि हज़ार हंगामे लेकर जो शख्स चला था वो जो है जब बुढ़ापे में उसे सहारे की ज़रूरत होती है तो वो तन्हा हो जाता है। अगर उसकी औलाद बाअखलाक हो तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करेगी, वरना दुनिया देख रही है कि अच्छे ख़ानदानों के बुज़ुर्गों को भी ओल्ड एज होम में रख दिया जा रहा है। शायर ने मौजूदा ज़माने के हालात की अक्कासी बहुत अच्छे अंदाज से इस शेर में की है।
इसी तरह इंसान के पास जब दौलत होती है तो दुनिया वाले उसके करीब रहते हैं, और जब दौलत उसके पास से चली जाती है तो सब उसका साथ छोड़ देते हैं। मरकज़ी ख्याल, जवानी और दौलत के ज़माने में इंसान हज़ार काम कर लेता है, लेकिन बुढ़ापे और गुर्बत में कोई उसका साथ नहीं देता और वह अकेला हो जाता है। तो जामी के बारे में जैसे कहा गया है कि वो जदीद गज़ल के उनके पास मज़ामिन मिलते हैं, तो जदीद गज़ल में इंसानी ज़िंदगी के तजुर्बात को बयान किया गया है कि जब नया ज़माना आया तो इंसान अपने घर को बसाने के लिए बहुत जस्तजू करता है, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है, और जब वो ख़ुद ज़ईफ़ और कमज़ोर हो जाता है और उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है तो घर वाले और बच्चों से तनहा छोड़ देते हैं और कभी ओल्ड एज होम में भी रख देते हैं। तो इस इंसानी ज़िंदगी की इस हकीकत को यहाँ शायर ने बयान किया कि जो साथ लेके चला था हज़ार हंगामे, वो शख्स आज अकेला दिखाई देता है। अब देखिए तीसरा शेर इस गज़ल का, हवा चली तो अंधेरों की आग तेज़ हुई, हर एक ख्वाब पिघलता दिखाई देता है। यहाँ पर भी जामी ने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने इशारों को हवा का लफ्ज़ है, अंधेरा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आग है, हर एक ख्वाब पिघलता दिखाई देता। तो अंधेरों की आग तेज़ होना क्या है, आइए अब हम इसकी तशरीह देखते हैं कि गज़ल के शेर में शायर जामी ने जज्बाती अंदाज में माजी की यादों के ताज़ा होने की तरफ इशारा किया है कि जिस तरह हवा चलने से बुझी आग में फिर से शोले भड़कने लगते हैं, उसी तरह ज़िंदगी के कुछ वाक़यात और कुछ हादसात इंसान के माजी को याद दिलाते हैं, और अगर माजी की यादें तकलीफ़दा थीं तो वो यादें भी फिर ताज़ा होकर इंसान को दुख पहुंचाती। कुछ लोगों का माजी गमों से भरा रहता है, वक्त मरहम बनकर उनके गमों को भुला देता है, लेकिन ज़िंदगी में पेश आने वाले कुछ वाक़यात या हादसात इंसान को फिर अपने माजी की तरफ ले जाते हैं और माजी की यादें तकलीफ़ देने लगती। तो ये इंसानी ज़िंदगी की कैफियत उन्होंने बयान की है। जैसे हवा चलती है तो जो शोले हैं फिर से भड़क जाते हैं, उसी तरह वक्त गुजरने के साथ इंसान गम भूल जाता है, लेकिन किसी और का गम देखा, जैसे कोई हादसा देखा, किसी के इंतकाल की खबर सुना या कुछ नुकसान हो गया, तो उसे अपनी ज़िंदगी की पुरानी बातें याद आ जाती हैं, तो फिर उसका ज़ख़म जो है ताज़ा होने लगता है, माजी की यादें तकलीफ़ देने लगती। शायर जामी ने इन यादों को भड़कती आग से तशबीह देकर अपनी कैफियत को बड़ी खूबी से पेश किया है। मरकज़ी ख्याल, माजी के गम कभी कभी ताज़ा होते हैं और भड़की आग की तरह शोले बनकर इंसान के गमों में मज़ीद इजाफ़ा कर जाते हैं। तो ये हवा चलने से मुराद यही है कि अचानक इंसान को पुरानी बातें याद आ जाती हैं और हर एक ख्वाब पिघलता दिखाई देता है और उसका गम जो है मज़ीद ताज़ा हो जाता है। चौथा शेर देखिए, बड़े अजीब हैं ये दर्द व गम के रिश्ते भी, कि जिसको देखिए अपना दिखाई देता है। अब देखो, शायर कैफियत तो अपनी बयान करता है, लेकिन वो अपने साथ सारी दुनिया की बातें भी बयान करता है। तो इंसान दुनिया में जो है बहैसियत इंसान सब एक हैं, तो बड़े अजीब हैं ये दर्द व गम के रिश्ते भी। तो जब किसी इंसान को कोई गम होता है, कोई दर्द होता है, तो रिश्तेदारी ना होने के बावजूद भी उस गम में मुब्तला सब लोग जो है वो एक दूसरे के रिश्तेदार हो जाते हैं। जब कोई वबा फैलती है तो उस वबा से सब मुतासिर होते हैं, भाई भाई है, भाई बहन है, वालिदैन है, इसके अलावा पड़ोसी है, रिश्तेदार है और भी लोग, कि जिसको देखिए अपना दिखाई देता है। सब लोग उसी कैफियत का शिकार हैं। गज़ल के शेर में शायर जामी ने ज़माने की बदहाली की तरफ इशारा किया है, जिसमें ज़िंदगी चारों तरफ गमों से डूबी दिखाई देती है। हर शख्स परेशान हाल है, गमों में डूबा हुआ है। ऐसे हालात में जब लोग एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से अपने गमों का तज़किरा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हर शख्स इसी मुसीबत में गिरफ़्तार है और अपना अजीज़ लगता है। ये हमारी ज़िंदगी की हकीकत है। जैसे नोटबंदी का जब वाक़या हुआ था, सब लोग परेशान थे, सब एक दूसरे की जो है कैफियत देखा। जब कभी सैलाब आता है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, उसी तरह जब कभी ज़लज़ला आता है सब परेशान हो जाते हैं।
अभी मौजूदा ज़माने में जो वबा चल रही, इसमें भी सब परेशान हैं। तो इंसान जो है रिश्तेदारी ना होने के बावजूद एक दूसरे का गम दूर करने के लिए एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे की हालात पूछता है। इंसानी ज़िंदगी में जब लोग इज्तमाही तौर पर मसाइल का शिकार हो जाते हैं, कोई आसमानी बला आ जाती है, हुकूमत के ऐलान से सब मुतासिर होते हैं, तो सब लोग एक तरह की बातें करने लगते हैं और सब इस गम में बराबर के शरीक होकर एक हो जाते हैं। शायर जामी ने बड़ी खूबी से ज़माने के हालात को इस शेर में पेश किया है। मरकज़ी ख्याल, लोग जब इज्तिमाई तौर पर मसाइल का शिकार हो जाते हैं तो दर्द व गम की इज्तिमाइयत के सबब सब एक हो जाते हैं और गम ज़ात गम कायनात बन जाता है। तो इस शेर में जामी ने ये जो बयान किए हैं कैफियत बड़े अजीब हैं, ये दर्द व गम के रिश्ते भी, कि जिसको देखिए अपना दिखाई देता। तो इंसानी ज़िंदगी के गम को बयान करते हुए जामी ने कहा कि ये जो गम में मुब्तला लोग हैं सब एक रिश्तेदार की तरह दिखाई देते हैं और सबका गम एक है। ये शायर की खूबी है। दयारे शौक़ हो या दस्ते बेकरां जामी, कहाँ कहाँ कोई तन्हा दिखाई देता है। ये गज़ल का मख्ता है। दयारे शौक़ यानी दुनिया है, ये दस्ते बेकरां या दुनिया में जो फैला हुआ मैदान है, जंगल है, सहरा है, तो हर तरफ इंसान तन्हा दिखाई देता है, शायर का कहना है। हवाला, ये शेर जो है खुर्शीद अहमद जामी की गज़ल से लिया गया, ये गज़ल का मख्ता है। तो तलबा जो है मतला को मतला लिखें, मख्ता को मख्ता लिखें। तस्रीह देखिए, गज़ल के मख्ते में शायर जामी एक आशिक की कैफियत बयान करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में हर शख्स तन्हा है, चाहे वह मोहब्बत की दुनिया हो या हालात की दुनिया। एक बड़े जंग या सहरा की तरह इंसान को अकेले ही मसाइल से निपटना पड़ता है। ये जो दुनिया में अक्सर जो हालात आते हैं तो इंसान को तन्हा ही अपने हालात से निपटना पड़ता है। दोस्त तो होते हैं लेकिन कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं देता। हर एक को अपनी ज़िंदगी की किश्ती जो है साहिल तक पहुंचाना है, उसके लिए जद्दोजहद करना। कोई इसका रफ़ीक और साथी नहीं होता। जब इंसान के हालात उसका साथ नहीं देते तो भरी दुनिया में वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। ये अक्सर उन लोगों का हाल है जो गम से डूबे हुए हैं और दोस्त अहबाब साथ छोड़ देते हैं तो इंसान तन्हा हो जाता है और गम की कैफियत में शामिल हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जामी ने इस गज़ल में बड़े सादे अंदाज में बड़ी काम की बातें बयान की हैं कि ज़मीन पे चाँद उतरता दिखाई देता है, तेरा ख्याल भी तुझसा दिखाई देता है। इस शेर में उन्होंने महबूब का तज़किरा किया है और इसे चाँद से तशबीह देकर कहा है कि उसकी यादें जो है उसे एक मुजस्सम तौर पर मुझे सामने पेश करती हैं। और दूसरे शेर में उन्होंने कहा कि जो साथ लेके चला था हज़ार हंगामे, वो शख्स आज अकेला दिखाई देता है। यानी कि इंसान जो घर में होता है ज़िंदगी भर जो है अपने घर को खुश रखने के लिए और घर में सुकून पहुंचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करता है, बूढ़ा हो जाता है और जब ज़ईफ़ तन्हा हो जाता है तो तन्हा हो जाता है, अकेला हो जाता है, उसका कोई साथ नहीं देता। इस जानिब जामी ने इस शेर में इशारा किया है। और तीसरे शेर में उन्होंने कहा कि हवा चली तो अंधेरों की आग तेज़ हुई, हर एक ख्वाब पिघलता दिखाई देता है। कि जो अंधेरों की आग से मुराद उन्होंने माजी के गम को लिया है कि जब कोई हादसा हो जाता है, वाक़या पेश आता है तो इंसान जो गम भुला बैठा था उस गम को फिर वो याद करने लगता है, वो गम ताज़ा हो जाता है और उसकी जो ख्वाहिशें हैं फिर एक मर्तबा जो है पिघलता हुआ ख्वाब की तरह जो है दूर होने लगती हैं। बड़े अजीब हैं ये दर्द व गम के रिश्ते भी कि जिसको देखिए अपना दिखाई देता है। तो उमूमी तौर पर इंसानी ज़िंदगी में जो इज्तिमाई परेशानियाँ आती हैं और जो इज्तिमाई गम आते हैं उनकी जानिब जो है जामी ने इशारा किया है। और गज़ल के मख्ते में उन्होंने कहा कि दयारे शौक़ या दश्ते बेकरां जामी, क्या कहाँ कहाँ तो कोई तन्हा दिखाई देता है। तो ये दुनिया है और यहाँ दुनिया में जो ज़िंदगी है ये बहुत फैली हुई है
और यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता और इंसान बिल्कुल तन्हा हो जाता है। तो ये गज़ल थी, इसके 5 अशार की तशरीह आपने देखी है। अब इस गज़ल से मुताल्लिक़ निसाबी किताब में आपको कुछ मुफव्वज़ा काम दिया गया है, उसे असाइनमेंट कहते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आपको दिया गया है कि मतन के हवाले से दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए। तो जैसा अभी हम तशरीह देखे हैं, तो जो साथ लेके चलाता हज़ार हंगामे, वो शख्स आज अकेला दिखाई देता है। आपने इस शेर का मफ़हूम समझा है। इसे जो है मतन के हवाले से लिखना है कि ये जामी की गज़ल का शेर है और इसके अंदर ये बात कही गई है। और दूसरा शेर जो आपको पूछा गया है, बड़े अजीब हैं ये दर्द व गम के रिश्ते भी कि जिसको देखिए अपना दिखाई देता है। तो ये दूसरा शेर आपसे पूछा गया है, तो इसकी आपको तशरीह करना है। तीसरा शेर है कि ज़मीं पे चाँद उतरता दिखाई देता है, तेरा ख्याल भी तुझसा दिखाई देता है। ये गज़ल का मतला है, इसकी तशरीह आपको करना है मतन के हवाले से। मतन कहते हैं किताब की हकीकी इबारत को जिसमें कोई तब्दीली नहीं होती, शायर ने जैसा लिखा है और किताब में जैसा लिखा गया है उसे मतन कहते हैं और अंग्रेज़ी में टेक्स्ट कहते हैं। अब जो दूसरा जो बुनियादी सवाल है आपको कि एक लफ्ज़ या जुमले में जवाब लिखिए। तो आप खुर्शीद अहमद जामी के हालात ज़िंदगी पढ़े हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये सवालात के जवाब देना है मुख्तसर एक लफ्ज़ में या एक जुमले में। जैसे खुर्शीद अहमद जामी किस इलाके के शायर हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल है खुर्शीद अहमद जामी की तारीख़ पैदाइश लिखिए। और तीसरा सवाल है जामी के शेरी मजमूए के नाम लिखो। जामी के शेरी मजमूए जो आपको पता है उनके नाम। चौथा सवाल है जामी का इंतकाल कब हुआ। और पाँचवा सवाल है खुर्शीद अहमद जामी के वालिद का नाम क्या है। ये मुख्तसर सवालात आपको इसके जवाब लिखना है। और जो आखिरी सवाल जो है तीसरा है, 15 सत्रों में जवाब लिखिए, तफसील से आपको जवाब लिखना है। जामी के मुख्तसर हालात ज़िंदगी लिखिए, तो जो निसाबी किताब में आपको दिए गए हैं। इसके अलावा भी आप इंटरनेट से या दीगर किताबों से जामी के हालात ज़िंदगी तफसील से आपको जवाब लिखना है। और दूसरा सवाल खुर्शीद अहमद जामी की शेरी खसूसियात पर रोशनी डालिए। तो अब आपको इस गज़ल के हवाले से जामी की शायरी की खसूसियात क्या हैं। सादगी है, रवानगी है, तस्बीहात का इस्तेमाल है, ज़िंदगी के मसाइल हैं। ये सारी चीज़ों को जो है आपको बयान करना है। अमली काम के तौर पर आपसे कहा गया है कि खुर्शीद अहमद जामी की गज़लों को तरन्नुम से पढ़ें और उनकी 5 गज़लें जमा करें। तो ये इंटरनेट पर जो है जब आप खुर्शीद अहमद जामी टाइप करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको जामी की गज़लें मिलेंगी। तो इन गज़लों को जमा कीजिए आप और उनको जो है तरन्नुम से पढ़ें और निसाबी किताबें लिखें। इसके अलावा भी आपको दीगर शायरों की जो गज़लें पसंद है उन गज़लों को जो है आपको जमा करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अगर हमारे पास भी कोई ख़याल आए तो उस ख़याल को जो है हम शेर में लिखने की कोशिश करें और अपने असातिज़ा को दिखाएं। तो इस तरह हम भी जो है गज़ल लिखने की जानिब आगे बढ़ सकते हैं। तो उर्दू निसाबी किताब में ये जो खुर्शीद अहमद जामी की गज़ल दी गई है, इस गज़ल की तफ़हीम आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं कि तलबा जो है इसी तरह अपने निसाब को पढ़ेंगे, समझेंगे और इम्तिहान में दिए गए सवालात का जवाब देंगे और उर्दू ज़बान में अपने मेयार को बुलंद करेंगे। शुक्रिया।